ईडी का नाम देश में बहुत चल रहा है। क्या कार्रवाई करती है ईडी? क्या है ईडी का इतिहास? इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हम चलते हैं पीछे। आज़ादी के समय देश में ईडी की कहानी आज़ादी के 10 साल बाद शुरू होती है। 1956 में केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। इसी समय विदेशों से पैसों का लेन देन करने वाली जांच करने की जरूरत हुई। कानून इसके लिए पहले से था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत ऐसे मामलों की जांच की जा सकती थी। बस एक सॉलिड सिस्टम की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने एक एनफोर्समेंट यूनिट बना दी। पहले लीगल सर्विस के एक अधिकारी को इसका डायरेक्टर बनाया गया। आरबीआई के एक अधिकारी इसके असिस्टेंट डायरेक्टर बने। मूल रूप से इसका मुख्यालय दिल्ली में और 2 शाखाएं बॉम्बे और कलकत्ता में थी। 1957 में मद्रास में एक और ब्रांच खोला गया। इसकी वेबसाइट के अनुसार अब ईडी के ऑफिस 39 जोन में हैं। 1957 में ही एनफोर्समेंट यूनिट का नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया। 1960 में ईडी का प्रशासनिक नियंत्रण राजस्व विभाग के पास आ गया। 1973-77 के बीच ईडी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकार क्षेत्र में रहा। कार्यकांड की नीतियों के साथ ईडी की प्रकृति में बदलाव आया। पहले इसके कानून विनियम कानून थे, जबकि उदारीकरण के बाद प्रबंधन कानून बन गए। इसकी वेबसाइट के अनुसार आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 को 1999 में बदलकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 कर दिया गया। ये कानून एक सिविल लॉ था और 1 जून 2000 से लागू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2002 में संसद में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पेश किया। हालांकि ये कानून यूपीए के शासनकाल में 2005 से प्रभावी हुआ। उस दौरान पी चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे। बाद में विदेशों से शरण लेने वाले आर्थिक मामलों के अपराधियों की संख्या बढ़ने लगी। 2018 में सरकार ने उन पर नियंत्रण करने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम पास कर दिया। इस कानून के बाद ईडी और ताकतवर हो चुकी थी। वर्तमान में ईडी 4 तरह के कानूनों के तहत काम करती है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और उसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने के उद्देश्य से बनाया गया एक आपराधिक कानून है। इस कानून के तहत ईडी संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर सकती है। स्पेशल कोर्ट में अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चला सकती है। 1999 में यह भारत में विदेशी मुद्रा बाजार से संबंधित एक नागरिक कानून है। इसकी वेबसाइट के अनुसार ईडी को विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों से संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करने, कानून का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी दी गई। इस कानून के तहत वे लोग आते हैं जो भारत में पैसों की धोखाधड़ी करके विदेश भाग गए हो। ईडी इस कानून के तहत भारत में भगोड़ों की संपत्ति जब्त कर सकती है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम इस कानून के घेरे में भारतीयों के अलावा वे विदेशी लोग भी आते हैं जो सोना, नशीले पदार्थों या अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं सहित सामानों की तस्करी में शामिल हो, या जो लोग विदेशी मुद्रा उल्लंघन में
शामिल हो। प्रवर्तन निदेशालय के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो सीबीआई या राज्य पुलिस बलों के पास भी नहीं। पीएमएलए के तहत ईडी के एक जांच अधिकारी के सामने दिया गया बयान अदालत में सबूत के तौर पर स्वीकार्य है। पुलिस को दिए गए बयान अदालत में स्वीकार्य नहीं होते, केवल मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए बयान ही स्वीकार्य होते हैं। लेकिन ईडी इस मामले में ज़्यादा ताकतवर है। इसके अलावा पीएमएलए के तहत दर्ज होने वाले सभी अपराध गैर जमानती होते हैं। ईडी के पास खुद के लॉकअप नहीं है, इसलिए ईडी की हिरासत में जो लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन की हवालात में जाते हैं, चाहे वो कोई वीआईपी ही क्यों न हो, ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्ति को वापस पाने का रास्ता भी काफ़ी मुश्किल है। इसके ट्रायल के लिए पीएमएलए के अपने कोर्ट है। इस कोर्ट के जज द्वारा दिए गए फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये था ईडी का पूरा इतिहास। बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।